हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल के 2017 में जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें अभी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंग्लिश सेक्शन के, जितने मेरे पास आए हैं डिफरेंट वेबसाइट से मैंने लिए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही देखें, और ये सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए और सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। यदि आप मोबाइल से स्टडी करना चाहते हैं और ट्रैवल करते समय स्टडी करना चाहते हैं तो ये एक ऐप मैं आपको सजेस्ट करूँगा। गूगल प्ले से इसको आप डाउनलोड करें और ज़रूर डाउनलोड करें। इसका नाम है ग्रेड अप। इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करीब 1 लाख क्वेश्चंस हैं। सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीजनिंग की, मैथ की, इंग्लिश की और आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। और इसके थ्रू नोट्स भी हैं इस ऐप पर, वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, मोबाइल ऐप है, इसको आप जरूर डाउनलोड करें और इसके थ्रू स्टडी करें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर इस ग्रेड अप ऐप को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उसका फीडबैक है। तो इसको आप फ्री में यूज़ करें और इसके थ्रू तैयारी करें, डेफिनेटली आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका नाम है ग्रेड अप। इसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड करें और इसके थ्रू स्टडी करें सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एसएससी सीएचएसएल का अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें अलग अलग शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंग्लिश के, तो इसमें मैंने ज़्यादातर इसमें कलेक्ट किए हैं और इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस सीएचएसएल एग्ज़ाम में, मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में और सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छी इससे आपकी तैयारी होगी। तो इसको आप समझने की कोशिश करें, एक पैटर्न समझने की कोशिश करें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम में। एसएससी एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझा जाता है लैंग्वेज की। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, तो ये एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड मतलब एक ऐसी चीज या कोई भी ऐसा नियम जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है इनकॉरिजिबल और दूसरा है इनक्रेडिबल, रिफ्यूटेबल और इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनकॉरिजिबल। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। इनकॉरिजिबल का मतलब है जिसको आप करेक्ट नहीं, इनक्रेडिबल का मतलब है कि कोई चीज इतनी अच्छी कि जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, रिफ्यूटेबल जिसका खंडन किया जा सके उसको हम बोलेंगे। ठीक है, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है जिसको आप समझ सकते, जिसको समझा जा सकता है। तो और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है जिसको समझना कठिन है। तो ये चारों वर्ड्स के मैंने आपको मीनिंग बता दिए, क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर भी बताया। इनकॉरिजिबल इसका आंसर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू कीप वंस टेम्पर, एक होता है टू कीप वंस टेम्पर और एक होता है टू लूज वंस टेम्पर। टेम्पर हम बोलते हैं गुस्से को। ठीक है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना। तो उसके लिए कौन सा वर्ड आ सकता है, कौन से वर्ड से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं? तो यहां पर इसका आंसर होगा टॉलरेंस। यदि आप टॉलरेंट हैं और आपके अंदर टॉलरेंस है तो आपको सहन करने की शक्ति है। तो टॉलरेंस इसका आंसर होगा। इंटॉलरेंस इसका अपोजिट होगा। टेम्परेंस का मतलब होता है परहेज करना अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह से, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, टू कीप वंस टेम्पर टॉलरेंस, फर्स्ट इसका आंसर होगा। ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में अलग अलग तारीखों में, अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर पाया हूं मैं, उतने सभी क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है और उनको आंसर मैंने दिया है। तो इससे इसको पूरा आप देखें एंड तक, पूरा बहुत अच्छा आपको इससे आइडिया लगेगा। और चलिए आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ही इज अ वेरी केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक साइड बट रिमेन्स। देखिए, इसका आंसर ढूंढने से पहले आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वह बहुत केयरफुल पर्सन है और वह किसी की साइड नहीं लेता। ही नेवर टेक्स साइड, वह किसी की साइड नहीं लेता। तो जो व्यक्ति किसी की साइड, कैसा होगा? वो व्यक्ति पक्षपातपूर्ण नहीं, वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना है। तो इसका आंसर होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है निष्पक्ष। और इसको हम इंग्लिश का एक वर्ड, पार्शियल का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। ठीक है, इंडिफरेंट का मतलब होता है जो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जो उदासीन है, उसको हम बोलेंगे इंडिफरेंट। और कोहिरेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंट या एक जैसा।
तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव या इम्पार्शियल, ये एक ही वर्ड है और इसका मतलब होगा, हिंदी में इसका मतलब होगा निष्पक्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट इज नॉट व्हाट यू से दैट बट व्हाट यू डू। मतलब ये वो नहीं है, मतलब वो चीज मैटर नहीं करती जो आप कहते हैं, वो चीज मैटर करती है जो आप करते हैं। ठीक है, आपका कहने से ज्यादा आपके करने की वैल्यू होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से मैटर का मतलब होता है कि इस चीज से इस चीज की वैल्यू है, इस चीज से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा मैटर्स। इट इज नॉट व्हाट यू से दैट मैटर्स बट व्हाट यू डू। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। अफेक्ट्स का मतलब फर्क पड़ का मतलब प्रभाव, ये एक नाउन है, और मीन ये आंसर नहीं होंगे। मैटर का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, इट डज नॉट मैटर, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप क्या करते हैं। तो इसलिए यहां पर सिंगुलर नाउन है। इट इज नॉट व्हाट यू से दैट मैटर्स बट व्हाट यू डू। तो इसलिए यहां पर आंसर होगा मैटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में टोटल 30 मैंने क्वेश्चन लिए हैं और सभी शिफ्ट से मिला के, और इससे डेफिनेटली बहुत अच्छा आइडिया आपको होगा। अराइव्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। देखिए, हार्डली और नो सूनर के क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में। तो हार्डली का मतलब मुश्किल से, हार्डली हैड ही अराइव्ड, मतलब वो मुश्किल से पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई, बरसात होने लगी। मुश्किल से वह वहां पर पहुंचा ही था कि बरसात शुरू हो गई, ये इसका मतलब है। और हार्डली के बाद इसमें 2-3 चीजें मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इसका आप ध्यान रखिएगा। हार्डली के बाद, हार्डली एक सेमी निगेटिव वर्ड है, हार्डली और नो सूनर, तो इसलिए यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये भी अगर आपसे पूछ सकते हैं, मतलब इस सेंटेंस में मैं हार्डली ही हैड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हार्डली हैड ही, क्योंकि हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, एक सेमी नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो हार्डली और नो सूनर जो वर्ड होते हैं, इसके बाद पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये भी एक रूल है। और हार्डली के बाद जो हम कनेक्टर लगाते हैं वो हम लगाते हैं व्हेन। ठीक है, हार्डली के बाद देन नहीं लगाते। नो सूनर जो होता है उसके बाद हम देन लगाते हैं, और देन में भी ये वाला देन लगाते हैं नो सूनर के बाद। और हार्डली के बाद हम इसमें ये वाला आपका आंसर होगा, इसमें व्हेन इसमें लगाएंगे। तो इसमें आपका 4 इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 6, वी वंडरफुल टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो इसमें देखिए, जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड का प्रयोग पाते हैं। जैसे मुझे अच्छी नींद आई, तो आई हैड ए गुड स्लीप। क्या? आई हैड ए गुड बाथ। ठीक है, मैंने अच्छा खाना खाया, आई हैड ए गुड फूड। तो उसी तरीके से जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप हैज, हैव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हैविंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं कि दे आर हैविंग अ पार्टी, दे आर हैविंग अ गुड टाइम, दे आर हैविंग देयर लंच। ठीक है, तो चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसलिए यहां पर आएगा हैड। क्योंकि हैड क्यों आएगा? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस कैसे पता पड़ा हमें? ये इससे, लास्ट नाइट से। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई पर्पजली यू ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट टू शिमला। मतलब मैं पर्पजली आपसे मिला जब मेरी लास्ट विजिट हुई शिमला के लिए। तो यहां पर चूंकि ये पास्ट टेंस है, यहां पर भी लास्ट वर्ड आया है, ये लास्ट वर्ड आया है। ठीक है, लास्ट का मतलब होता है पिछला, तो इसलिए यहां पर चूंकि ये पास्ट टेंस है तो मीट की सेकंड फॉर्म मैट का प्रयोग हम यहां पर करेंगे, और यहां पर आपका आंसर होगा मैट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो दैट ही इमीडिएटली बिलीव माई स्टोरी ऑफ गोस्ट। मतलब वह इतना भोला भाला है, इतना निर्दोष है कि उसने मेरी जो स्टोरी थी भूतों की, मैंने उसको जो स्टोरी बताई, उसने उस पर तुरंत विश्वास कर लिया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रेडुलस, इनोसेंट, चाइल्डलेस और नोविस। नोविस जो होता है वो होता है नौसिखिया। ठीक है, इसका अपोजिट है एक्सपर्ट या वेटरन। तो नोविस यहां पर नहीं होगा। चाइल्डलेस मतलब बचकाना, बच्चे जैसी हरकत जो करता है उसको हम बोलते हैं चाइल्डलेस। इनोसेंट मतलब निर्दोष, और क्रेडुलस का मतलब होता है जो हर किसी पर भरोसा कर लेता है और जिसको उल्लू बनाए। तो यहां पर उल्लू बनाने के सेंस में, बेवकूफ बनाने के सेंस में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी के इनोसेंस की, कि वो इतना इनोसेंस है, इतना इनोसेंट है कि वो किसी भी की भी बात पर, मतलब इस सिंपल सी स्टोरी पर वो भरोसा उसने कर लिया। तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा इनोसेंट। क्रेडुलस नहीं होगा, यहां पर क्रेडुलस अलग सेंस में यूज होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर इनोसेंट आपका यूज़ होगा। क्रेडुलस का मतलब होता है कि जिसको हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, जिसको हम अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकलवा सकते हैं, उस सेंस में क्रेडुलस का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इनोसेंट। नंबर 9 देखते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ द इन सेल्स द सॉफ्टवेयर फर्म हैज अचीव्ड एन 8% इन नेट प्रॉफिट। तो चूंकि सेल प्रॉफिट भी बढ़ गया है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज यहाँ पर आंसर होगा। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़त, इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पर। इंक्रीमेंट उसके लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी CHSL एग्जाम में अभी हाल ही में पूछे गए हैं। तो ही इज ऑलवेज प्रॉम्प्ट इन कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस। कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देशों का पालन करना। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, और निर्देश का पालन करना उसको हम बोलते हैं कैरी आउट। तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है CARR बाय। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये स्पेलिंग गलत है और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा CARR बाय ING, कैरिंग आउट यहाँ पर होगा और C इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द रिवाइज्ड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विल बी इफेक्टिव इमीडिएटली। मतलब जो रिवाइज्ड हैं इंटरेस्ट की, उनको एकदम से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिवाइज्ड लिखा है इसकी स्पेलिंग गलत है और यहाँ पर आपका आंसर होगा AREVISED होगा ये, और A इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मोस्टली ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर। देख लीजिए, जब हम प्लूरल नाउन से पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं तो मोस्टली हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ द पीपुल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरह से बोलते हैं हम। मोस्टली नहीं आएगा, मोस्टली अलग सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर आपका ये मोस्टली नहीं होगा, A यहाँ पर आपका आंसर होगा, क्योंकि मोस्ट के बाद जब प्लूरल नाउन आती है तो हम मोस्टली नहीं बोलते। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये भी स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। द रेजिग्नेशन ऑफ वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स हैव कॉज्ड द प्राइस ऑफ शेयर्स टू फॉल। मतलब चूंकि एक डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया है, जो शेयर प्राइसेस हैं वो गिर गए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इस तरह की एरर आपकी बैंकिंग एग्जाम में भी पूछी जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर, और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिग्नेशन की। तो यहाँ पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जो रियल सब्जेक्ट है, वो रेजिग्नेशन है, ना कि डायरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर रियल सब्जेक्ट आपका ये है, रेजिग्नेशन यहाँ पर आपका रियल सब्जेक्ट है। और चूंकि रेजिग्नेशन आपका सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर जो है, जो वर्ब आएगी वो आएगी आपकी सिंगुलर में। तो यहाँ पर होगा हैज। द रेजिग्नेशन ऑफ वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स हैज कॉज्ड द प्राइस ऑफ शेयर्स टू फॉल। तो इस तरह से बन जाएगा ये, और C इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ विच इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड। बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा इन्फ्लेशन यानी महंगाई को नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर मेनी वेज, तो जिनके द्वारा, ठीक है, मैं देखिए हिंदी में भी बोल रहा हूं जिनके द्वारा, तो इसलिए यहां पर ये ऑफ गलत है और यहां पर आपको बोलना पड़ेगा बाय। ठीक है, सो देयर आर मेनी वेज बाय विच इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर ए चाइल्ड अ ब्लो सेल्फ स्टीम इज ए टेरेबल थिंग। मतलब एक बच्चे के लिए, बच्चे के जब आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है तो इसको, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर, उसके दिल पर चोट लग सकती है। तो यहां पर बोल सकते हैं हम फॉर ए चाइल्ड अ ब्लो टू। ठीक है, आप ब्लो के बाद टू हम लगाएंगे, तो यहां पर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द ग्रीनलैंड आइस शीट इज द रेट ऑफ अबाउट 12 क्यूबिक माइल्स अ ईयर। मतलब ग्रीनलैंड की जो आइस है वो इस रेट से पिघल रही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, स्मेल्टिंग, कंडेंसिंग, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मेल्टिंग। बर्फ को पिघलने के लिए हम मेल्टिंग यूज करते हैं, मेटल को पिघलने के सेंस में हम स्मेल्टिंग यूज करते हैं। कंडेंसिंग का मतलब है जब लिक्विड को सॉलिड में हम चेंज करते हैं, और फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट वर्ड होगा आपका मेल्टिंग। स्मेल्टिंग नहीं होगा, स्मेल्टिंग यूज होता है मेटल के लिए, मेटल के सेंस में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको सभी को समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो इससे आपकी बहुत प्रिपरेशन हो जाएगी। और इंग्लिश एडवांटेज चैनल जो अभी आप देख रहे हैं इस समय, उसके आप सारे वीडियो, उस पर वीडियो हैं, सारे वीडियो आप देखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हैं।
और उसकी उन वीडियोस की मदद से आपकी बिना किसी किताब के, बिना किसी मैगजीन के, बिना किसी कोचिंग के घर पर बैठ के आराम से पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन उसमें सर चैनल के सारे वीडियोस देखिए एक एक करके, मोबाइल पर या पीसी पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वीडियो हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके बताएं आप, ठीक है। द प्रिंसिपल कॉल्ड, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ये तो सरल क्वेश्चन है। हिम इसमें हम बोलेंगे द प्रिंसिपल कॉल्ड हिम, ही और हिज इसमें नहीं आएगा। 18 देखते हैं, आई सॉ आ ऑफ काउज इन द फील्ड, मतलब मैंने काऊ का एक, ठीक है, एनिमल का जो ग्रुप होता है उसको हम कैटल बोलते हैं। कोई भी एनिमल का जो ग्रुप होगा उसको हम, काऊ का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल या हर्ड ऑफ काऊ, ठीक है। कॉलोनी हम बोलते हैं चींटियों के समूह को, तो यहां पर आपका आंसर होगा हर्ड। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक सिस्टर टू द मार्केट, मतलब मेरे अंकल ने डिसाइडेड किया कि वो मुझे और मेरी सिस्टर को मार्केट ले जाएंगे। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक, टेक यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मी। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक मी एंड माई सिस्टर, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, मैन बाय, मतलब एक व्यक्ति जो होता है, मैन का मतलब है वो अपने आप या अपने बल पर अपनी जिंदगी नहीं जीता है, या अपने बल पर समाज में नहीं रहता है, उसको बहुत सारे चीज़ों पर, बहुत सारे एलिमेंट्स पर डिपेंड होना होता है। कहावत में हम यहाँ पर बोलेंगे मैन डजंट लिव बाय हिमसेल्फ, तो यहाँ पर आएगा हिमसेल्फ, क्योंकि बाय हिमसेल्फ का मतलब है कि अपने बल पर, तो कोई भी व्यक्ति समाज में अपने बल पर नहीं रहता, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हिमसेल्फ, ठीक है। रोहन एंड रोहित आर ट्विंस ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक, मतलब इसका मतलब ये है कि रोहन और रोहित जो हैं वो जुड़वा भाई हैं, लेकिन जुड़वा भाई जो होते हैं, ट्विंस जो होते हैं, वो नॉर्मली एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर एक जैसे, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि रोहन और रोहित ट्विन ब्रदर्स हैं लेकिन वो एक जैसे नहीं लगते। तो एक जैसे के लिए हम या तो आइडेंटिकल वर्ड यूज करते हैं या हम एलाइक वर्ड यूज करते हैं, तो यहां पर आएगा आपका एलाइक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस। अब देखिए होता है, इन ऑर्डर का मतलब होता है कि सही तरीके से उसको रखना, एक पीसफुल तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना। विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब होता है एक सीक्वेंस में रखना, एक सही तरीके से रखना, एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना, या शांतिपूर्ण व्यवहार ना, उस सेंस में हम इन ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर से पहले यहाँ पर आपका इन वर्ड आएगा, इन और थर्ड इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है सेल्फिश होना, स्वार्थी होना, अपना स्वार्थ निकालना अपना, तो यहां पर आपका आंसर होगा सेल्फिश मोटिव। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, फरीदा सिंग्स वेरी वेल एंड डज सलीम, गाती है और उसी तरीके से सलीम भी गाता है। तो चूंकि यहां पर हम रिपीट कर रहे हैं, और तो इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए या वैसा ही उसी तरीके का स्टेटमेंट बोलने के लिए हम सो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फरीदा सिंग्स वेरी वेल एंड सो डज सलीम, ठीक है। और नॉर का प्रयोग करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में, चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहां पर हम सो का प्रयोग इसमें करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द सन एट 6 दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग मतलब जैसे आप दोपहर में बात कर रहे हैं कि आज की तारीख में, कि आज सुबह जो सूरज उगा या सूरज निकला वो 6 बजे निकला, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस में बोला जाएगा इसको, और यहां पर आप राइस की सेकेंड फॉर्म रोज का प्रयोग करेंगे। 26 देखते हैं, वी अ वंडरफुल टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट, तो यहां पर तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हेड आएगा इसमें, ठीक है। द बिल्डिंग कंप्राइजेज, देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कंप्राइजेस के बाद, ये कंप्राइजेस के बाद हम एक्टिव वॉइस में ऑफ का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पैसिव वॉइस में इसके बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि ये सेंटेंस होता द बिल्डिंग इज कंप्राइज्ड, ठीक है, यदि ये पैसिव वॉइस हो, लेकिन चूंकि ये एक्टिव वॉइस में पूछा जा रहा है तो इसलिए इसमें ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, और यहां पर आपका होगा आंसर होगा 4, द बिल्डिंग कंप्राइजेज 50 रूम्स। और ये पैसिव वॉइस में होता द बिल्डिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ, फिर आप ऑफ लगाते, लेकिन चूंकि एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के बाद हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते। ये एक बहुत, इसको आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 27, एंटोनिम ऑफ स्टेराइल,
देखिए स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम उसको पूरी तरीके से जर्म फ्री कर देते हैं किसी को, किसी भी चीज़ को। जैसे हाथ धोते हैं हम, साबुन से हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ जर्म फ्री हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो स्टरलाइट का जो एंटोनिम होगा वो होगा कंटेमिनेट, क्योंकि कंटेमिनेट का मतलब होता है प्रदूषित करना। एंटोनिम ऑफ स्टराइल इसका होगा कंटेमिनेट या डर्टी। डर्टी भी हो सकता है, ये डर्टी आपका ऑप्शन में मिलता है, और कंटेमिनेट इसका सही आंसर यहां पर होगा एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 28 सिनोनिम पूछा है अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है अपनी सहमति देना, यानी सैंक्शन कर देना। तो इसका यहां पर आंसर होगा सैंक्शन। रिपील का मतलब होता है विड्रॉ करना या कैंसिल करना किसी चीज को। रिकॉल का मतलब याद करना, और रेप्रीहेंड का मतलब होता है किसी की बुराई करना या डांटना किसी को। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए, सैंक्शन। 29 देखते हैं, शी रुपीज आउट ऑफ द बैंक एवरी फ्राइडे। देखिए 80 रुपए बैंक से निकालती है, तो चूंकि ये काम एक रूटीन है, ये हमेशा होता है, तो इसलिए इसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, और यहां पर आपका आंसर होगा विड्रॉज। क्योंकि ये काम रूटीन हर फ्राइडे को होता है, तो इसलिए यहां पर विड्रॉज, क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आप विड्रॉ में एस लगाएंगे। आउट ऑफ द बैंक मतलब बैंक से बाहर निकालना। डिपॉजिट का मतलब होगा इन द बैंक, तो इन द बैंक नहीं है। आउट ऑफ द बैंक का मतलब बैंक से निकालना, तो इसलिए यहां पर विड्रॉ का यूज होगा, डिपॉजिट का यूज नहीं होगा। वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, चूंकि ये पैसिव वॉइस है कि अमेरिका को डिस्कवर्ड किया गया, तो यहां पर आपका होगा डिस्कवर्ड। यहां पर हैड डिस्कवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। यहां पर हम केवल किसी घटना के होने की बात कर रहे हैं, उसके कंप्लीशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये हो गए आपके 3। और इसी तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, प्रैक्टिस सेट के थ्रू, तो इस ऐप को आप डाउनलोड करें मोबाइल से। इसका नाम है ग्रेड अप ऐप। ये बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट इस ऐप को यूज करते हैं, इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मॉक टेस्ट, सारे नोट्स भी आप इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते हैं। और जनरल अवेयरनेस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस इससे आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि इस ऐप को आप डाउनलोड करें और इसके थ्रू अपनी तैयारी करें। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको ये वीडियो, ताकि मैं इसी तरीके के वीडियो आपके लिए और ला सकूं। और एक आखिरी रिक्वेस्ट कि इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर, इसको आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और सारे देखें। और फ्री में आप सारे वीडियो देख सकते हैं, आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैगजीन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में बैठ के पूरी तैयारी इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। और जो भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप किसी नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, मैं ज़रूर उसका वीडियो बना के आपको दूंगा। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.